चैप्टर नंबर 5 एबी एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखो एन एबी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एक एबी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर 50 टर्म्स है। टोटल कितने टर्म्स है? 50। ठीक है, अब उसके अंदर से जिसमें से ये बता रहे थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं? थर्ड टर्म इज कैसे लिखते हैं? कितना दिया है? एंड द लास्ट टर्म इज 106। देखो लास्ट टर्म तुम्हें पता है, बस यही ट्विस्ट है। कहाँ पता है सर? ये ना एबी में है ही 50 टर्म, तो 50वां टर्म ही लास्ट टर्म हुआ कि नहीं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके 50th टर्म इज योर लास्ट टर्म, राइट? और लास्ट टर्म की वैल्यू दी है 10, मतलब डायरेक्टली 1a50 बोलने के बजाय उसने क्या बोला? लास्ट टर्म इज 106। वो क्लियर बोल सकता था कि 50th टर्म इज 106, पर यही सम का ट्विस्ट है। बस अब तो कुछ खास बचा नहीं है भाई, के साथ सभी को पता है। ठीक है ना यार, कुछ भी मांग लिया, अब तो तुम्हें आता होना चाहिए ना। 829 ढूंढना है। देखो तीन चीजें जो है फटाफट सोच सकती है। a3 का मतलब क्या होता है बच्चों? a + 2d = 12। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। ऐसे ही a50 का मतलब क्या होता है? a + 49 सॉरी 9 भूल गया, 49d = 106। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। और ऐसे ही a29 जब पूछेगा तो उसका मतलब ये होगा a + 28। हालांकि उसके लिए मुझे a और d चाहिए, a और d, तो बस इसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन तो आता है कि नहीं आता? हाँ, तो फिर इसके नीचे ये इक्वेशन लिख दो, a + 49d = 106। उसके नीचे ये इक्वेशन लिखो, a + 2d = 12। अब दोनों प्लस में है, हाँ, तो साइन चेंज करनी पड़ेगी। एक की तो सबकी करनी पड़ेगी। पूरे इक्वेशन नीचे वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ +a - a गेट 49 में से 2 जाए तो अब बीच वाली साइन नहीं देखनी है, लास्ट वाली देखनी है। 49 में से 2 जाएंगे तो 47d, 6 में से 2 गए तो 4, और 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, नाउ इस 47 को ये मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा? डिवाइड में। तो d = 94/47। एक कॉमन सेंस दिखता है। 7 × 2 करो, 7 × 2 करो तो ये 14 दिखता है, और ये 2 4 जा 8 और 1 9 दिखता है। देखो मिल गया डायरेक्टली 94। सर आपको कैसे पता? क्योंकि 7 है और उसकी टेबल में पीछे 4 वाला आता है कि नहीं, वो चेक करने का एक ही तरीका है। 7 की टेबल में 2 जा 14 आता है, तो मैंने चेक कर लिया कि 47 1 जा 47 2 जा, तो d की वैल्यू कितनी मिल गई? अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो कि मैं इसको इधर ही पुट कर देता हूं, तो पुट d = 2 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 तो यहाँ पे a + 2d = 12। तो a + 2 × d की वैल्यू 2 = 12। सो a + 4 = now 4 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा? तो a = 12 - 4, so a = 8। now you have a also, a है d है, यही दो तो चाहिए थे। now put the values। a29 का मतलब ही होता है a + 28d। तो a मेरे पास है अभी 8 और d भी मेरे पास था 2, so 2 8 जा 16, 1 carry over 2 to the 4 + 4 1, that is 5। 56 + 4 60, 60 + 4 64, so your 29th term is 64। क्लियर? पक्का? अभी उसके 5 डाउट्स हैं, फिर इधर 3 डाउट्स हैं। हाँ सर, तेरे डाउट्स 1 by 1 आने दें सर। चैप्टर 3 चैप्टर 2। चैप्टर कौन सा है वही नहीं मालूम तो डाउट है। t² - 15 इतनी बात कर रहे हैं। t² - 15, हाँ। Find the zeros of quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and their code.
ये अपने को आएगा भी सेकंड चैप्टर में। टी स्क्वायर माइनस 50, इसके जीरोस फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है। क्या करना है? फाइंड दी जीरोस, फाइंड दी जीरोस एंड वेरीफाई दी रिलेशनशिप। नहीं लिखना, ठीक है। पहले तो इसको किसी फॉर्मूला के बेस पर रखना है। कल भी हमने फॉर्मूला की काफी सारी बातें की थी, अभी भी करनी है। जैसे कि टी का स्क्वायर, मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा ना होता और ऐसा होता, स्क्वायर माइनस 9, तो कितना इजी होता सर, क्योंकि मैं फटाफट ऐसा लिख देता, टी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये मेरे लिए बन जाता ए स्क्वायर माइनस, जिसकी फॉर्मूला होती है ए प्लस बी, ए माइनस, जिसमें ये मेरा ए है और ये मेरा ई है। तो फिर मैं लिख देता टी प्लस 3 और टी माइनस, और मेरा सम हो जाता खत्म। और सर तकलीफ ये है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दुनिया के जो भी नंबर जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो खुद के रूट के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। वो खुद के, मतलब अगर 15 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो रूट 15 का तो स्क्वायर होगा ही। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? देखो हमारा गोल तो वही होता है कि 3 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाना चाहिए? 9। तो अभी भी मेरा गोल तो यही होगा ना कि रूट 15 का स्क्वायर करो तो फिर से क्या आ जाना चाहिए? 15। तो इतना कांसेप्ट सभी को समझ में आया? तो लो, ये जो एक्स्ट्रा का पार्ट है वो रफ कर देता हूं। अभी ये सब मेरे लिए एक्स्ट्रा का पार्ट है। Now this part is extra. अब हम आ जाते हैं हमारे सम पे। अब तो सबको पता है 15 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? खुद के रूट का। खुद के रूट का। अब तो ये हो गया ना मेरे लिए ये फॉर्मेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस, जिसमें ये मेरा क्या है? ए, और ये मेरा क्या है? बस एज इट इज लिख दो। ए की जगह पे क्या लिखोगे? टी। कौन सी साइन है? बी की जगह पे क्या लिखोगे? अंडर रूट 15। इधर क्या लिखोगे? वो बोलोगे, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या है? तो कि कुछ नहीं है, तो हम चाहे तो क्या पुट कर सकते हैं? 0। क्या पुट कर सकते हैं? 0। इनके बीच में कौन सी साइन है? ये बोलेगा मैं नीचे नहीं जा रहा, मल्टीप्लाई वाले तू उस साइड जा। जो भी मल्टीप्लाई होता है उस साइड जाएगा तो कहां जाएगा? डिवाइड में। एनीथिंग टू द डिनोमिनेटर 0 बिकम्स 0। तो ये क्या बन जाएगा? t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ये बोलेगा नहीं मैं तो नहीं जा, तू नीचे जा, तो फिर ये भी पड़ा रहेगा t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब प्लस रूट 15 है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? तो ये क्या बन जाएगा? t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये माइनस रूट 15 उस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? t इज इक्वल टू प्लस रूट 15। अब ये जो आपने दो चीजें लिखी है इसको बोलते हैं आपके आंसर्स। ये आपके दोनों क्या है? आंसर्स। आंसर्स को ही हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा। तो अब मेरा अल्फा हो गया माइनस 15 और मेरा बीटा हो गया प्लस रूट 15। अल्फा हो गया माइनस रूट 15 और बीटा हो गया प्लस रूट 15। अब उसने बोला है वेरीफाई करके देना, तो क्या वेरीफाई करके दूं? तो क्वेश्चन में दिया है सम एंड द प्रोडक्ट, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो चलो इनका सम भी कर लेते हैं और इनका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। सम भी कर लेते हैं और प्रोडक्ट। तो चलो पहले सम करते हैं। अल्फा, पहले इनका सम कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, उसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या बोलेंगे? अरे बोलो, क्या बोलेंगे? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, अल्फा की वैल्यू है माइनस रूट 15 और बीटा की है प्लस रूट 15। अरे ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? सर ये दोनों तो हो जाएंगे, तो आंसर इज 0। अच्छा एक और चीज पूछिए, क्या पूछिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा और बीटा को क्या करना पड़ेगा? तो अल्फा इंटू को हम डॉट से दिखाते हैं, तो माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। नाउ रूट 15 इंटू रूट 15 एंड प्लस माइनस, तो इसका आंसर आ रहा है माइनस 15। अब ये चीज वेरीफाई करके देनी है। क्या करके देनी है? वेरीफाई। ये चीज क्या करके देनी है? वेरीफाई।
वेरीफाई। सर वेरीफाई कैसे करूं? जो इस चैप्टर में सीखा है उससे। इस चैप्टर में ऐसा सीखा है कि t² माइनस 15, मैं जानबूझ के इतना दूर दूर लिख रहा हूं, इसको पहले कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे कंपेयर करना होता है? व्हाट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। नाउ कैन यू सी अ वेरिएबल बिलो अ वेरिएबल? ऐसे कट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। दिख रहा है? तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1। सिमिलरली -15 की वैल्यू कल भी -15 थी, आज भी -15 है, जिंदगी भर -15 ही रहेगी। तो दैट इज नोन एज C। C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। क्या आज भी -15, कल भी -15, परसों भी -15? सर bx भी नहीं है, उसको भी 1 ले लो? नहीं, वेरी रॉन्ग। जब वेरिएबल आपके पास हो और उसके आगे कुछ ना हो तो क्या लेने का? पर जब वेरिएबल ही ना हो तो ऐसे घर का वेरिएबल तो ऐड ना कर दे भाई ना, तो उसके अगर आगे ऐड करो भी तो आपको 0x लिखना पड़े। क्या लिखना पड़े? ताकि ये ऐड मल्टीप्लाई होके क्या हो जाए? 0। इसलिए याद रहे इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, तो अगर आप लिखते भी हो वेरिएबल तो मेक श्योर कि आप उसके आगे क्या लिखो? 0। क्या लिख सकते हो? 0x। क्या लिख सकते हो? ओके। देखो आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा और सॉर्टेड वे में लिख के देता हूँ। अगर इस -15 को थोड़ा और दूर बनाया था मैं, तो देखो मैं आपके लिए ऐसा लिख सकता था कि प्लस 0x। देखो आपका कुछ जाता है? अब दिख रहा है सभी को सेम टू सेम? ये तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं, मैंने ऐड किया इसलिए उसके आगे क्या आया? पर ये t² तो था ना पहले से, तो उसके आगे क्या आया? 1। बाकी ये भाई सब तो कांस्टेंट ही है। तो अभी ABC की वैल्यू देख लो, क्या क्या बनी? सर B की बनी 0, C की बनी हाँ 15 नहीं बोलना, -15। तो A की वैल्यू कितनी? B की कितनी? और C की कितनी? अब इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, आपको आई गेस सभी को पता है। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b बाय a। तो पहले इक्वेशन का माइनस लगाओ, फिर b की वैल्यू चेक करो क्या है, अपॉन a की वैल्यू चेक करो क्या है, ये हो जाएगा 0/1। तो ये भी क्या होगा? तो क्या सम ऑफ जीरोस इधर भी 0 आया और इधर भी, तो ये क्या हो गया? वेरीफाई। ऐसे ही किसको वेरीफाई करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो सम ऑफ जीरोस के बाद अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा, जिसकी मतलब होता है c बाय a। तो c कितना है? अपॉन, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत होती है, तो इसका आंसर कितना आया? Hence verified। Hence चलो तेरे 5 में से एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? चैप्टर 3 क्या है क्वेश्चन? तू बोल के चैप्टर लिख, पर तेरा भरोसा है। बिना पेन टू अ पेन लिख दे। चैप्टर 3 pair of linear equation in two variables। C1 withdraw 2000 rupees। मीना बैंक में गई और उसने 2000 रुपए उठाए, ठीक है। She asked the cashier to give her 50 and 100 notes। क्या? 50 and 100 notes। ओके। उसने बैंकर को बोला, कैशियर को बोला बैंक में जाके कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपए की नोटें देना, ठीक है। क्या तुम्हें पता है कितनी 50 रुपए की नोटें दी? नहीं। क्या तुम्हें पता है कितनी 100 रुपए की नोटें दी? नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे? लेट दी 50 रुपीस नोट बी एक्स एंड लेट दी 100 रुपीस नोट बी वाई। लेट द 100 रुपीस नोट बी वाई। अभी 50 की कुछ नोटें तो वो लेके आई होगी, कितनी सर? 50 की कुछ नोटें तो लेके आई होगी, कितनी लेके आई होगी सर? x नोटें लेके आई होगी, कितनी लेके आई होगी? ऐसे ही 100 की भी कुछ नोटें तो वो लेके आई होगी, कितनी? y। तो 100 y। ऐसा करके वो टोटल कुल मिला के कितने रुपए उपाड़ के लेके आई? तो के 2000 रुपए। कितने लेके आई? तो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। एक
कुछ नोटे, कुछ यानी x जो मुझे नहीं मालूम, लेट लिखा ही है कि लेट 50 रुपए की कितनी नोटें निकली, तो क्या x, लेट 100 रुपए की कितनी नोटें निकली, जो कि नहीं मालूम है, जो कि ढूंढना है, सबका आंसर ही यही है, x और y ढूंढना, तो कितनी 50 रुपए की और कितनी 100 रुपए की, और लास्ट में देखने का 2000 रुपए बनते हैं उससे कि नहीं बनते हैं, तो ही हमारा आंसर सही है, वरना नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? Mina got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 is received. देख, अब इसमें एक छोटी सी लाइन थी, टोटल कुल मिला के कितनी 50 की है मुझे नहीं मालूम, कितनी 100 की है ये भी नहीं मालूम, पर कुल मिला के नोटें उसके हाथ में 25 थी, कितनी थी? 25। कितनी थी? 25. ठीक है, तो x plus y is equal to, 25. वाओ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 तो मैंने लगता है ये पूरा का पूरा 50 की टेबल में आ जाएगा, तो थोड़ा छोटा कर देना चाहिए मुझे इसको। पूरे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो, किससे? डिवाइड बाय 50। किससे डिवाइड कर दो बच्चों? 50 से। तो पहला ही 50 से डिवाइड होगा तो सीधा क्या बन जाएगा? प्लस 2y इज इक्वल टू 400। डन? अरे भाई डन? 400 होगा, गिन तो देख तो अच्छे से। वही सीखा था मैंने कि अगर ये ऐसे कट करूं तो फिर ये 5 4 जा 20, और ये भी ऐसे सिखाने का है, ऐसा सिखाने का होगा, बोलता है नहीं आता क्या वो करे तो होगा ही ना। तो ये इक्वेशन 1 ही है, तो इसको दोबारा 1 ही लिख रहा हूँ, मैंने बस उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। क्या कर दिया? थोड़ा सा। अब इधर ही सॉल्व कर सकता हूँ, बाजू में जगह है, हम आराम से करेंगे। अब आपके पास दो इक्वेशंस है, बस दोनों को सॉल्व करना है, 1 सेकंड लगेगा, खाली साइन चेंज करनी है। तो क्या कर दो आप? x plus 2y is equal to 40, और नीचे दूसरा है x minus प्लस तक है, हाँ प्लस बन दिए, x plus y is equal to 25। अब जैसे ही आपने देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों के नीचे x ही x है, तो दोनों की साइन बदल दो तो कट हो जाए, तो ये दोनों हो गए। अब 2y में से 1y गया तो कितना बचा? और 40 में से 15 ये 25 गया तो कितना बचा? 15। अब इसी y is equal to 15 को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, सपोज मैं इसको इक्वेशन 2 में डाल रहा हूँ, तो हम लिखेंगे पुट y is equal to 15 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कितना है मेरा? x plus y is equal to 25। अब उसके अंदर भी आपको डालना है यहाँ पे 50 is equal to 25। ये प्लस 15 इधर जाएगा तो 25 minus 15, तो x is equal to 10। अब चेक करो कि क्या मेरा आंसर सही है? x यानी, और मुझे भी मालूम है सही है, x यानी मेरी 50 रुपए की नोट थी, तो therefore there were 10 notes of 50 rupees and y कितनी है तो क्या 15, and there were 15 notes of 100 रुपीज। एक बार के लिए चेक करने के लिए ये वाला इक्वेशन चेक कर लो, 50 into 10 plus 100 into 15, क्या ये 2000 बन जाता है? चेक करो, ये कितना हुआ? 500 प्लस ये कितना हुआ? 1500। क्या ये 2000 बन गया? तो देखो क्या ये 2000 और ये 2000 सेम आ गए, मतलब अपना सम सही है। हमें करना तो इतना ही था, ये है क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। ये करने ना करने से मार्क्स नहीं कटते, ये सिर्फ तुम्हारे क्रॉस चेकिंग के लिए कि मेरा जो आंसर आया 10 और 15 वो सही है कि नहीं। चल तीसरा क्वेश्चन क्या है? A ball has been in the boundary of a circular path of diameter 30 meter. अभी रुक, देख ये थोड़ा सा खाली क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, सम सबसे इजी है। एक सर्कल बनाइए, आफ्टर दैट उसके अंदर एक डायमीटर बना लीजिए। बड़ी मस्ती सूझ जाती है कभी कभी, देखा? उसके बाद एक डायमीटर बनाने के बाद आप ऐसा कर लीजिए कि आपको एक पोल बनाना है, और वो पोल की डिफरेंसेस दी है। क्या दी है? देखो पहले मैंने जो ड्राइंग बना के दिया था आपको एग्जैक्टली आंसर की हिंट देने के लिए ही बना के दिया था।
मान लो कि तुम्हारा गिवन पॉइंट इधर है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये सबसे इजी वे है ड्राइंग बनाने का। अब यहाँ पे अगर ये पोल पे, ये पॉइंट से मुझे पोल बनाना है, इज दिस पॉइंट ऑन दी सर्कमफरेंस? यस, पूरे सर्कल पे ही कहीं है, हाँ है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट पी, क्या बोलते हैं? ओके, इसको बोलते हैं सेंटर, तभी तो उसको बोल पाएंगे डायमीटर, राइट? तो उसको बोलेंगे ओ। ये पूरी की पूरी आपको दी हुई है 13 सेंटीमीटर की, कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर की या मीटर की, व्हाटएवर इट इज, ग्राउंड पे है इसके मीटर में होगा, तो 13 मीटर की। अब आपने सिर्फ इंग्लिश का एक वर्ड चूज किया एंड वो है डिफरेंस। क्या लिखा है उसमें? डिफरेंस। कैन डिफरेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स, तो डायमीटर के ऑपोजिट एंड्स कौन से हैं? तो के ए एंड बी। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है, वो बोल रहा है माइनस करना है आपको, क्या? तो कि इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, फ्रॉम टू डायमेट्रिकली, तो देखो अब डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स की बात करें, अब डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स की बात करें तो वन विल बी लाइक दिस फ्रॉम बी एंड वन विल बी लाइक दिस फ्रॉम ए। अब ध्यान से देखो, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको कितनी? डू यू नो व्हाट वैल्यू इट इज? क्या आपको एपी की वैल्यू पता है? अरे बोलो ना, हाँ या ना? ना, क्या पता है? ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है x और यहाँ पे इसकी भी वैल्यू नहीं मालूम, तो ये हो गया क्योंकि पता ही नहीं है, तो ये पता ही नहीं, तो लेकिन हाँ ऐसा दिया है कि इनका डिफरेंस होता है 7। इनका डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 7। तो मैंने तुम्हें हिंट दी थी कि एक ऐसा ट्राइंगल हो उसमें 7 हो, 13 हो, ये एकदम उससे सिमिलर है पर एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली सिमिलर है बट सेम नहीं है। सेम और सिमिलर का फर्क पता है ना? एक जैसा है सेम, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब क्या करना होगा? इसमें से किसी भी एक को सब्जेक्ट बना लो। क्या कर लो? किसी भी एक को। मान लो तुमने AP को क्या लिया है? x। AP को क्या कर दिया है? और PB को क्या किया है? तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट AP इज इक्वल टू x में PB इज इक्वल टू y। अब डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स, किसके? तो के इस पॉइंट के जहां पोल खड़ा करना है, तो इस पॉइंट के इस डायमेट्रिकली ऑपोजिट डिस्टेंस से और इसी पॉइंट के इस डायमेट्रिकली ऑपोजिट डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है कितना? तो अब ये माइनस y को उधर जाने दो तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x is equal to 7 plus y। Now do you have the value of x? अरे है ही ना, ये टेम्पररी तो ये है ना। Do you have the value of x? Yes. And do you have the hypotenuse? Yes. अरे हाँ के ना? हाँ, तो applying Pythagoras theorem in this, applying Pythagoras theorem in this। सब पहले तो सबसे बड़ा सवाल, who told you that angle P is 90 degree? Again standard 9, again standard 9। सर तुमने कौन कीधु एंगल P is 90 डिग्री? ऐसा किसने बोला तुमको? ठीक है, तो स्टैंडर्ड 9th में यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, जो रिफर कर रहा है उसको याद रहेगा। स्टैंडर्ड 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम आई गेस 9.3 और 9.7, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर 3 चीजें दी हुई थी उसमें, ऐसे 3 सर्कल एक साथ दिए हुए थे। ठीक है, वो थ्योरम ऐसा कहता था कि सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा कहीं और बने हुए एंगल का डबल होता है। मींस इफ दिस इज 50 देन दिस हैज टू बी 100। तो अगर इमेजिन करो कि यही दोनों पॉइंट्स को A और B को और टेलिंग दिस सेंटर एज O, मैं इनको थोड़ा ऊपर लेके गया, सपोज मैंने इस एंगल को ऐसे बड़ा किया, AB को दूर किया और किसी तरीके से मैं AB को इधर ले आया, AB, जिसमें O आ गया मेरा सेंटर पे, तो ये भी सेंटर पे बना हुआ एंगल ही कहलाएगा। ये भी सेंटर पे बना हुआ एंगल है AB से, ये भी सेंटर पे बना हुआ एंगल है। सर ये तो लाइन है, ये का एंगल है? लाइन पे भी तो एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री हुआ, तो अब इन्हीं दोनों से बना हुआ उसका आधा होना चाहिए, यानी कितना होगा? 90। फिर एक होता था रिफ्लेक्स के ऊपर, पर वो अभी हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। यहां देख लो, तो फिर सेम चीज, क्या ये डायमीटर है तो ये कितना होगा? 180। तो उसके सामने वाला कितना होगा? 90। तो वहां से ये पता चला कि एंगल P इज 90। हाँ, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ बाय थियरम
बाय थियरम, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी अब क्या करेंगे पाइथागोरस, तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो अप्लाई करते हैं और यहां से मैं इसको अभी हटा देता हूं तो थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। चलो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें क्या मिलेगा फटाफट बताओ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, राइट। तो AB की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, AP की वैल्यू कितनी है, AP की x का स्क्वायर और इसकी कितनी है y का। पर सर थोड़ी देर पहले आपने x की वैल्यू बताई थी कितनी होती है, 7 तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 7 प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और यहाँ पे अभी भी 13 का स्क्वायर। चलो सारी चीजें सॉल्व कर दो, 13 का स्क्वायर 169, वेरी गुड। a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर, y का स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस आल्सो, 7 का स्क्वायर 40 प्लस 7 2 जा y प्लस y स्क्वायर प्लस, ठीक है। अभी 49 प्लस में इधर जाएगा तो 9 माइनस 9 0 एंड यहाँ पे 16 माइनस 4 12, ठीक है 20 14 y प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वेरी गुड 2y स्क्वायर। अब क्या इस 120 को प्लस में है अंदर लाके माइनस लिख दूं और उसको अच्छे से रीअरेंज कर दूं, तो पहले लिखूंगा 2y स्क्वायर फिर लिखूंगा प्लस 14y और ये अंदर आ रहा है इसलिए ये हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये सब 2 की टेबल में आते हैं तो उसको डिवाइड कर देते हैं, तो दिस बिकम्स y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू, इसके आगे डू इट योरसेल्फ। तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं, आइदर डू इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यूज इट और डू इट यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हो गया तेरा डाउट क्लियर कि अभी भी है कोई डाउट? क्या था इंग्लिश में, द डिफरेंस यानी कि द माइनस द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस, ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है, ऑफ द पॉइंट जिस पे तुझे पोल खड़ा करना है, ऑफ द पॉइंट from two diametrically opposite ends, two diametrically opposite, बस खाली अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए इंग्लिश के, तो मैं 2-5 मिनट लेके देखा मैंने, बट एनीवेज किसी ने भी पढ़ के वो इंग्लिश की गलत नहीं की जाना। तेरे है कोई और डाउट खत्म? हाँ मिस्टर रैया, यस पूछ हो गया। हाँ एपी में ओ चलो है तो सही, एपी में है मुझको समझे है तो सही। चलो चैप्टर 5 किसी को समझ में आ जाए सर वो चैप्टर हो गया। चेक वेदर ओके भाई चेक करना है, चेक इफ वेदर लिखोगे, चेक इफ माइनस 150 इज द पार्ट ऑफ फॉलोइंग एपी। क्या है एपी? 11 8 5 एंड सो डन, ठीक है। एपी दी हुई है तो पहला टर्म ये अपना क्या होता है हमेशा ए। डी कैसे ढूंढते हैं? वेरी गुड, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस, तो a2 है 8 और a1 है। जिस किसी को भी ये सारे सम्स एग्जाम में ना आए इतना तो करके ही आना, आधा 1 मार्क तो मिलेगा ही, पास होने की एक छोटी सी उम्मीद रह जाएगी -3। चलो अब पहले ये सीख लो, कभी भी ऐसा देते हैं ना चेक इफ या चेक वेदर, ये वाला टर्म एपी में आएगा कि नहीं, तो उसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है बेटा, आपका n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। कैसे होते हैं? जैसे कि मैं इसको पूछ सकता हूँ भाई मुझे 5 पेन देना ना, तो 5 इज अ नेचुरल नंबर। कैन आई टेल हिम भाई मुझे 3/4 पेन देना? ऐसा होता है। तो अगर ऐसा आंसर आएगा तो मतलब ये उस एपी का पार्ट नहीं है। पर अगर ये कोई नंबर आया प्रॉपर 20 30 40, तो उतनी पेन तो मांग सकता हूं ना, तो फिर ये उस एपी का पार्ट है। कहने का मतलब ये है, तेरे लिए ये एपी को खाली एक बार वापस साइड में लिख रहा हूं, 11 8 5। डोंट यू थिंक सो कि ये पहला टर्म है तो a1 बोल सकता हूं?
डोंट यू थिंक सो? ये दूसरा टर्म है तो A2 बोल सकता हूं, सिमिलरली इसको A3 बोल सकता हूं। तो तुझसे ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा नंबर का टर्म होगा जब इस AP की वैल्यू कम हो रही है, थोड़ी देर में नेगेटिव भी पहुंच जाएगी। देखो 11 से 8, 8 से 5, 5 से 0, 0 से माइनस, तो माइनस में फिर बढ़ती जाएगी। तो बढ़ते बढ़ते क्या इस AP में कोई ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू -150 हो जाएगी? ये तो पहले तुम्हारा सवाल है, तो पहले तुम क्वेश्चन समझ लो। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो क्या तुझे यहाँ पे कोई भी उटपटांग वैल्यू दिख रही है? जैसे कि फर्स्ट टर्म तो 1 ही लिखा है, सेकंड टर्म तो 2 ही लिखा है, यहाँ कहीं पे मैंने ऐसा बीच में ऐसा लिखा है मुझे 2/3 टर्म बताओ। तो अगर ऐसा कोई आंसर आया मतलब -150 इस AP में नहीं आएगा, या तो उसके आगे की वैल्यू होगी या तो उसके पीछे। क्योंकि खुद देखो, क्या मैं तुम्हें अभी देखो ओरली पूछता हूँ, क्या इस AP में 10 आएगा? तो सीधा क्या बोलोगे कि इसके नहीं। क्यों? क्योंकि सर 3-3 का गैप है, तो 3-3 के गैप में 10 बैठेगा नहीं। तो अब ये 3-3 के गैप को चलाते चलाते तो हो सकता है इसके आगे वाला नंबर आए, हो सकता है उसके भी आगे वाला नंबर आए, पर ये ना आए। जैसे ऐसा नहीं कि खाली 10 नहीं है, 9 भी नहीं है। देखो 9 भी नहीं है, तो अब 150 आ भी सकता है, या तो 150 ना आके 149 आ सकता है, या तो फिर 148 भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि 150 आए और आए। तो वही तुम्हें चेक करने को बोला है। सर ये कैसे चेक करेंगे? मान के चलेंगे कि ये हमारा लास्ट टर्म है। क्या है? क्योंकि देखो हमें यही ढूंढना है, n ढूंढना है, कौन से नंबर का टर्म है ये 150। अगर है तो, अगर होगा तो इधर प्रॉपर एक नंबर आ जाएगा, और अगर अपॉन आया मतलब ये इस AP का पार्ट नहीं। तो चलो अब नॉर्मल सम करें। अब नॉर्मल वो मेरा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम प्यार से एक और चीज से बुलाते हैं, दैट इज AN। और मैं तुम्हें कल इसका फॉर्मूला सिखाया था, क्या था? AN = A + n - 1 into। और कल ये भी चीज बताई थी कि मैथ्स का एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर 4 चीजें हैं आपके इक्वेशन में और 3 नोन है तो चौथी तो मिल ही जाएगी। तो क्या आपके पास AN है -150? तो इधर लिखो -1। क्या आपके पास A की वैल्यू है 11? क्या आपके पास n है? नहीं सर यही तो ढूंढना है। ठीक है, D कितना है? -3। कितना है? तो सबसे इजी तरीका सिखाता हूं, अगर साइन की गलतियां नहीं करनी है तो पहले यही से शुरू करना हमेशा। तो +11 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो -150 -11। एक बार लिखना पड़े तो लिख देने का, कान चोरी नहीं कर लेंगे। और ऐसी गलतियां होती हो तो ब्रैकेट बना दें, माइनस माइनस, पर साइन बढ़ेगी यानी कि 150 की, यानी कि माइनस, साइन अभी भी माइनस रहेगी, तो -161। ठीक है, इज इक्वल n-1 इनटू है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा? तो ये आपका बन जाएगा -161 अपॉन माइनस इज इक्वल टू n-1। सर डिवाइड का तो बाद में देखा जाएगा, पहले फिलहाल इसको तोड़ा ही दो क्योंकि दोनों के पास माइनस है। अब मुझे n चाहिए, क्या नड़ता है? -1। सर इसको डिवाइड आएगा ही नहीं इस टेबल में, 3 5 जा 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा। 3 की टेबल में तो 11 नहीं आता, तो एक स्टेप और करना पड़ता है, इस -1 को भी हटाओ इधर से। तो पहले तो आप लिखो 161/3 और खुद सोचो, ये -1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इधर लिख दो प्लस इज इक्वल टू, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो कल सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 जाएगा 161 के साथ मल्टीप्लाई होने तो क्या रहेगा, लेकिन 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, और 3 1 जा इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 164/3 इज इक्वल टू, अब ये भी इसकी टेबल में आता, तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई टर्म नहीं होता कि 164/3, ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, तो दिस डजंट बिलोंग्स टू दिस AP। तो यहां पे लिखने का क्या, हियर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, therefore -150 is not a part of this AP। डन? क्लियर हो अच्छे से? अभी ये n अगर ऐसे इधर कट बट होके 23 आ गया होता तो तू बोल देता कि हाँ -150 इस AP में आएगा 23वें नंबर का टर्म। जैसे पहले नंबर का टर्म 11, दूसरे नंबर का टर्म 8, तीसरे नंबर का टर्म 5, मान लो कि ये कट हो जाता और 15 आ जाता, सपोज 3 1 जा, सॉरी 3 5 जा 15, ऐसे करके
फिर यहाँ पे कुछ कट होके 3 4 12 4 कुछ भी आ जाता तो तू बोल देता यस n की वैल्यू 52 आ गई ना, तो जाओ 52 का वाला टर्म है 150 पर फिलहाल कट हुआ नहीं है, ठीक है। इन केस की बात है, किसी किसी समय ये कट जाते हैं और तब चेक करके आपको यस भी लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? यस। वो तो हो तो ठीक है। नेक्स्ट हाँ अभी तेरे का एपी के हो तो पहले वही ले ले तो लाइन में एपी खत्म हो। क्वेश्चन 200 logs. क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला? सॉरी 90. 90। ओके 200 logs are stuck in the following manner. स्टैक इन द फॉलोइंग मेथड। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सम है। 200 लकड़ों को स्टैक करना है, ऐसे झुंड में रखना है 200 लकड़ों को। लॉग्स यानी कि लकड़े के टुकड़े हैं सब। 200 लकड़ा मैं अभी इधर आपको ना हां 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows the are the 200 logs? Place and how many logs are in the log? हिंदी Log. ओके देखो बहुत मस्त सम है और प्योर मजा है ऐसा मैथ्स वाला सम है। आपको ऐसा बोला है, इसको बोलते हैं लॉग। क्या बोलते हैं? LOG लॉग, लकड़े का टुकड़ा, वुडन पीस, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप का। अब ऐसा बोला कि ये आपके पास ऐसे 200 है, कितने हैं? 200। हाउ मेनी डू यू हैव? 200। अब उनको रखने का ऐसा है, ये आप देखो इसका फ्रंट फेस दिखा रहा होगा, ऐसा ऐसा दिखा रहा है, आपको ये नहीं दिखेगा, ये कोई सिलेंडर दिखेगी नहीं, सीधा खाली क्या दिखेगा? राउंड। तो पहली सबसे नीचे वाली रो में आपने रखे 20, कितने रखे? अब इसके ऊपर ही रखोगे, सीधी बात है, तो एक कम ही आएगा, कितने आएंगे? 19 फिर उसके बाद वापिस एक कम आएगा। 18 12 तो ऐसे करके 2 सवाल पूछे उसने आपसे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे उसने। पूछा है ये 200 लकड़े कितनी रोज में खत्म हो जाएंगे, और जितनी भी रो में खत्म हो वो सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। पहला तो पूछा है हाउ मेनी रोज, क्या पूछा है? हाउ मेनी रोज, और दूसरा पूछा है एंड नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स इन दी टॉप रो, इन दी टॉप रो, सबसे ऊपर वाली टॉप रो में कितने होंगे। बहुत मस्त सम है, 4 मार्क के लिए आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ गारंटी नहीं दे सकते, स्टैंडर्ड वालों को पूछेंगे, बेसिक वालों के लिए हार्ड तो नहीं कहूंगा पर लेंदी हो जाता है सम, काफी लेंदी हो जाता है। तो चलो सबसे पहले एपी रेडी है तुम्हारे पास, देखो, और मेहरबानी करके आधे से ज्यादा बच्चों को देखा है 18 से चालू करते हो। क्यों भाई? नीचे से लकड़े रखने चालू करने होते, ऐसे हवा में 18 रखते थे साला के, फिर उसके नीचे 19 रख पाए तुम, तो लोग एपी चालू करते हैं। रॉ में ऐसा करता हूं तो एपी भी चालू करते हैं 18 से। एपी कहां से स्टार्ट करने की? 20 से। सर उससे क्या ही फर्क, अल्लाह डी की वैल्यू प्लस माइनस में चेंज आ जाएगा, वैसे डी की वैल्यू -1 आनी चाहिए, फिर कैसी आ जाएगी? +1, तो आंसर थोड़ी सेम होंगे। नाउ यू हैव ए एपी 20 19 18 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मजा इधर आएगा क्योंकि तुम्हें कई सारी चीजें नहीं दी हुई है, जैसे नंबर भी नहीं दिया है, यानी एन भी नहीं है, और लास्ट तक कहां तक जाना है वो भी नहीं मालूम, मतलब ए एन भी नहीं। सर ने बोला था मैथ्स के दुनिया में एक ही रूल होता है कि एक अननोन होना चाहिए। अब तो एक इक्वेशन में आपके पास कितने अननोन है? तो किसी और की हेल्प लगेगी, तो उसके लिए कुछ और दिया हुआ भी होगा। हाँ दिया है 200, तो उसका भी कुछ करेंगे, ठीक है। पहले अपना नॉर्मल इक्वेशन चलाते हैं। फर्स्ट टर्म इज अवर ए, तो a इज इक्वल टू d कैसे ढूंढते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी a2 माइनस, तो d इज इक्वल टू 19 माइनस, तो d इज इक्वल टू माइनस। अब पहला इक्वेशन क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ना तो an है ना तो n, अब जो भी है वो तो डालो, जो है वो तो डालो। an इज इक्वल टू a की जगह पे क्या है? प्लस ठीक है, अरे भैया ठीक है, और इसको -1 नहीं समझ लेना, इनटू -1 है ये, b मल्टीप्लाई में, ठीक है। नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, ठीक है, सॉल्विंग इट फर्दर क्या लिख सकते हैं या क्या कर सकते हैं सॉल्व इसमें? सर इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, an इज इक्वल टू 20, और ये देखो प्लस का साइन है तो लिखता हूँ प्लस। अब देखो n 1 जा प्लस माइनस
अगेन 1 1 जा माइनस माइनस, ठीक है इतना। an इज इक्वल टू 20 माइनस n प्लस 1, ये दोनों सॉल्व तो करने आते हैं ना, तो an इज इक्वल टू 21 माइनस n, ऐसा छोड़ दो क्योंकि इसके आगे हमें आता नहीं है, दो अननोन हो गए मतलब सॉल्व होगा नहीं। तो दूसरी जो चीज है सीधा उस पर जंप कर जाते हैं। दूसरी चीज है अपने पास Sn, Sn का फॉर्मूला होता है n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, फिर से तकलीफ है n नहीं है, कोई बात नहीं, एक ही चीज नहीं है तो कुछ तो मिल ही जाएगा। क्या मिल जाएगा? n, जो नहीं है वो मिल जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 40, सेम इसके साथ जैसा यहाँ पे किया था, प्लस के बदले ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1, so this becomes 41 माइनस n, और ये बन जाएगा 400। अब इस n को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ भी, तो दिस बिकम्स 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इस 400 को भी अंदर ले लो, ठीक है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, माइनस n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400। अब पूरे की साइन चेंज कर दो, तो n स्क्वायर माइनस 41n माइनस प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तब जो आपको आंसर आएंगे वो दो आंसर आएंगे, और दोनों के दोनों आंसर कैसे आएंगे? पॉजिटिव। कैसे आएंगे? पॉजिटिव। अब दो आंसर तो पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो जैसे ही वो दोनों पॉजिटिव आंसर 1 बाय 1 आप इधर डालोगे तो ऑटोमेटिक एक आंसर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। चलो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा? 400। तो 400 की स्प्लिटिंग करते हैं, चलो 400 की स्प्लिटिंग 2 इंटू 200, 2 इंटू 100, 2 इंटू 50, 2 इंटू 25, 5 1 सम, ठीक है। इन केस वीडियो एंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी मेथड बता दिया है, तो सम आपको खत्म करना है, नहीं तो फिर हम खत्म कर लेंगे। चलो इसके दो पेयर्स बनाओ जिससे 41 बन जाए। क्या बन जाए? तो चलो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 5 5 जा, कितना हो गया? हो गया सेट। तो क्या क्या फैक्टर्स मिले? 16 एंड 25। चलो डालते हैं दोनों के दोनों, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? n, तो n माइनस 16 क्या कॉमन है? माइनस 25, तो क्या आएगा? n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो दो सेम ब्रैकेट को पहले लिख लो एंड n माइनस 25 को बाद में लिख लो। So this becomes n is equal to 16 और n is equal to 25। अब नेगेटिव होता तो मैं बोल देता कि माइनस में थोड़ी होती है रोज या माइनस में थोड़ी होते हैं लॉग्स, पर ये तो दोनों पॉजिटिव आ गए। तो अब चेक करने के लिए इन दोनों में से एक वैल्यू को चेक करने के लिए इसमें पुट करना है हमें। What we had was an is equal to 21 minus 16 करो, देखो तो कितना आएगा? 5, ठीक है, कितना आएगा? 5। लेकिन यहाँ पे देखो an is equal to 21 minus 25, ऐसा होता है कभी? माइनस 4 होता है? नहीं, तो ये आंसर गलत है। तो यहाँ पे अपने पास हमारी दोनों चीजें आ गई कि देयर विल बी हाउ मेनी रोज? 5 रोज। हाउ मेनी रोज का आंसर कितना आ गया? 5 रोज। और वो 5 रोज में ऊपर जाते जाते लास्ट रो में कितने होंगे? 16। कितने होंगे? तो 20, 19, 18, फिर क्या आएगा? 17, और फिर क्या आएगा? अब इस सबको ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 200। क्लियर है ये?